हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। आज हम नीट के गेस्ट पेपर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml और मोलरिटी दे दी है 2.05 मोलर। हमें मोलरिटी निकालनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मुझे इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोलरिटी और मोलरिटी, इसमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन ये होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी माइनस मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी मल्टीप्लाई बाई, ये भी मोलरिटी है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो मोलरिटी हमें निकालना है 1000, मोलरिटी कितनी दी हुई है 2.05 मोलर, और 1000 डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी है 1.02 माइनस मोलरिटी 2.05, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट CH3COH हमारा सॉल्यूट है, उसका क्या हो जाएगा, वेट 60 होता है उसका मॉलिकुलर मास। तो ये आ जाएगा 2050, और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1020 माइनस ये हमारा आ जाएगा 123। सॉल्व करेंगे अगर 2050 डिवाइडेड बाई 897, सॉल्व करने में हमारा आंसर आ रहा है 2.28, और आ जाएगा मोलरिटी का यूनिट मोल पर केजी। तो मोलरिटी हमारी कितनी आ जाएगी 2.28 मोल पर केजी। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन है। बोला है एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन दे दिया है, रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 टू क्लोरीन 37 इन नेचुरली ऑकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हमारे सिंपल एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व होगा, सिंपल, एवरेज मोलर मास जो हमारा होगा या एवरेज एटॉमिक मास जो भी होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है A1X1 प्लस A2X2 अपॉन X1 प्लस X2। X1 X2 क्या है, कितना आइसोटोप जो हमारा है, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 है क्या। तो मान लेते हैं लेट क्लोरीन 35 हमारा X% है, तो क्लोरीन 37 है, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस X% हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है हमें, ठीक है, इन्हीं दोनों का रेशियो हमें निकालना है। करना क्या, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। एवरेज एटॉमिक मास तो दे दिया है 35.5, A1 क्या है, मास एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन, ये 35 हो जाएगा, वो कितना परसेंट है X, दूसरा 37 है, वो कितना है 100 माइनस X डिवाइडेड बाई X प्लस 100 माइनस X, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 35X प्लस 3700 माइनस 37X इज इक्वल टू 35.5। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3550 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2X इज इक्वल टू 3700। तो 2X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3700 माइनस 3550 आ जाएगा 150, X इज इक्वल टू आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 275। तो X हमारा क्लोरीन 35 कितना है, क्लोरीन 35 हमारा, तो X अगर हमारा 75% आ गया, तो ये हमारा क्लोरीन 37 क्या है 100 माइनस X मतलब 100 माइनस 25 मतलब 25% आ गया। तो रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का रेशियो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 25, क्या आ जाएगा 3:1, 3/1 मतलब 3:1। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर 3:1। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट। तो फार्मूला तो सिंपल है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फार्मूला बताऊँ तो ये फार्मूला होता है 2πRn इज इक्वल टू n लैम्डा। ये फार्मूला अच्छे से याद होगा। तो 2πR मतलब Rn मतलब 4 है, 4 तो बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन मान लेंगे, और n की वैल्यू यहाँ 4 लैम्डा हो जाएगा। 2πR4 मतलब A0n² होता है, तो A0n² मतलब लिख लो अच्छे से, 4z इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो 2πA0n² का मतलब 4 का स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन लाइक एटम इक्वल टू 4 लैम्डा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से 4 को काट देंगे तो आ जाएगा 8πA0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8πA0। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट करा है, रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट यही ओनली प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुवर्ड न्यूक्लियस बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाया था, इसने न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा बात की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है,
तो ये उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बताया था, तो ये स्टेटमेंट सही है, कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये बात भी सही है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो बोलता था कि देयर इज़ उन्होंने बोला था कि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो और बोर मॉडल ने इसको, बोर मॉडल गिव्स एग्जैक्ट फार्मूला फॉर द साइमल्टेनियस कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, और इन्होंने बोला था कि हम स्पीड और, ठीक है, और डिस्टेंस को, मतलब जो भी हमारा पोजीशन एंड डिस्टेंस को साथ में, पोजीशन और स्पीड को साथ में नहीं बता पाएंगे, लेकिन बोर ने उसका फॉर्मूला दे दिया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इस स्टेटमेंट को। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, बोला इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर दिस एंड दिस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल। तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, पहले तो हमें लिखना है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन के लिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन C+O2 टू फॉर्म, बस कार्बन का बोला तो इसका 1 मोल होना चाहिए, बाकी इससे कितना बन जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, पहला इसके लिए मैं डेल्टा एच की वैल्यू दे दी है -393.5, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका भी 1 मोल होना चाहिए। इसको भी ऑक्सीजन से जलाएं तो ऑक्सीजन जलाने पर CO2 ही मिलेगा, कितना चाहिए होगा, हाफ O2 से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर हमें इससे मतलब है कि ये 1 मोल होना चाहिए, जिसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन करा रहे हैं उसका 1 मोल होना चाहिए। तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है -283। अब हमें क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करना है, तो इसका 1 मोल बना लो, और जिससे बने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम से बनना चाहिए, अगर गैस है तो गैस में होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, अब एक कार्बन होगा और प्लस हाफ O2 होगा, इससे बन जाएगा। इसको इक्वेशन, इसका डेल्टा एच हमें निकालना है। ठीक है, थर्ड। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या कर दूँ कि थर्ड मिल जाए। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो CO2 कट जा रहा है, तो CO2 अगर मैं माइनस कर दूँ, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो मेरा थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अगर मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो ये कट जाएगा, ये हाफ O2 बच जाएगा, ये CO उधर चला जाएगा, तो हमें ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो डेल्टा एच जो मैं होगा, इसको मैं H1 मान लेता हूँ, H2 और इसको H3, तो डेल्टा H3 इजिकल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। सॉल्व करेंगे, -393.5 माइनस का -283, सॉल्व करने पे आ जाएगा माइनस का 110.5 किलो जूल। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, मतलब इनमें से कौन सा गलत है। तो सिंपल से बारी बारी कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊँ साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं, पहले तो FLOT क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबको पता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँ तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा U 0 होता है, तो डेल्टा U अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q + W। फर्स्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो Q इज इक्वल टू -W। तो ये तो ऑप्शन सही नज़र आ रहा है, हमें बताना है कौन गलत है। सेकंड बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, Q 0 हो जाएगा। अगर Q 0 हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे, तो Q 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W, तो यहाँ डेल्टा U इज इक्वल टू -W दिया है, तो ये हमारा गलत है, यही हमारा आंसर सही होगा। बाकी देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमारा 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन 0, और वर्क डन 0 तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W लगाएंगे, तो वर्क डन अगर 0 हो गया तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। फोर्थ वाला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, तो डेल्टा T 0, तो डेल्टा U अगर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q + W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू -W। तो ये भी हमारा सही है, हमारा गलत कौन सा है, B। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B, एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा U इज इक्वल टू -W। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं देखूँ कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो जैसे डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं लिखूँ तो डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q + W, और हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q,
वर्क डन क्या होता है माइनस पी डी वी। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया, यहाँ पर क्यू प्लस पी डी वी, तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमें पता ही होता है, ये इक्वेशन हम बार बार पढ़ते हैं, तो ये इक्वेशन सही है। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये भी हमारा सही इक्वेशन है, क्यू अपॉन टी होता है। लेकिन डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस दिया हुआ है तो प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि पी डेल्टा भी माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी। तो ये हमारा डी वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। तो ऑप्शन बी एंड सी सही है। और इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी वाला जो है बी एंड सी ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है पीएच ऑफ ए 0.02 मोलर NH4Cl सोल्यूशन विल बी गिवन, Kb की वैल्यू दे दिया है एंड log 2 की वैल्यू दे दिया है। तो इसके लिए पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ PKb माइनस log C, हाफ log C। तो कॉन्सेंट्रेशन तो पता ही है, PKb कैसे निकालेंगे, Kb हमें पता है, Kb इज इक्वल टू PKb इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 Kb, तो माइनस log बेस 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये आ जाएगा 5। PKb क्या आ जाएगा, PKb आ जाएगा 5, ठीक है। तो 7 माइनस हाफ इंटू 5 माइनस हाफ log C, log C कैसे निकालेंगे, log C कॉन्सेंट्रेशन 0.02, बस इसी को सॉल्व करना है। 7 माइनस 2.5 माइनस हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो 7 माइनस 2.5 कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर लेते हैं, माइनस हाफ, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ log m प्लस log n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 माइनस 2, क्योंकि log बेस 10 की पावर माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.5 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय 0.3 माइनस का 2, 4.5 माइनस हाफ, जीरो माइनस 2 में से 0.3 घटाएंगे माइनस 1.7, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो आ जाएगा 4.5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1.7, तो 4.5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.85, तो आ जाएगा 5.35, ठीक है। यहाँ क्या किया गया, log अंदर ले गया, log m इंटू एन, log m प्लस log n लगाया, तो log बेस 10 की पावर माइनस टू हो गया, ये log 2 होगा ही होगा। log 2 की वैल्यू 0.3 दी हुई है, ये माइनस 2 हो गया, सॉल्व करने पे आ गया आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये एलसीपी का सवाल है। बोल रहा है एक रिएक्शन दे दिया है, उसका डेल्टा एच नेगेटिव आ गया है, तो कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड, हमें फॉरवर्ड जाना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और टेम्परेचर अगर मैं घटा दूँ, लोअर द टेम्परेचर कर दूँ, तो लोअरिंग द टेम्परेचर, तब जाकर ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा। लोअरिंग द टेम्परेचर करने पर फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तो है लोअरिंग टेम्परेचर, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाला ऑप्शन गया, इन्हीं वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये भी गया, और लोअरिंग द टेम्परेचर है। अब सवाल है कि प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, तो एक बारी से एक बार चेक कर लेते। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो एलसीपी क्या बोलता है कि रिएक्शन प्रेशर कम करना चाहता है, प्रेशर कम करने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको नंबर ऑफ मोल्स को कम करना पड़ेगा, तो वो उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखूँ तो रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इधर जाएगा, मतलब फॉरवर्ड चला जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाना हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर इज़ द बेस्ट आंसर। अगर यही में प्रेशर घटा देगा तो प्रेशर बढ़ाना चाहेगा एलसीपी, तो उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अब ज़्यादा किधर होंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो हमारा आंसर बैकवर्ड आ जाता है। लेकिन हमें फॉरवर्ड जाना है तो हमें क्या करना होगा, प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो प्रेशर कम करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे एलसीपी, और फिर उसके बाद उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स को कम करेगा और फॉरवर्ड चला जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक रिएक्शन है हमारा, रिएक्शन क्या है, PCl5 है, ये रिएक्शन है, इसके लिए हमें लिखना है PCl5 है, PCl3 है प्लस Cl2 है, सब गैस में है। बोल रहा है कि टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन, P टोटल की वैल्यू P दी हुई है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज, इसके टूटने की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो x दी हुई है PCl5 का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालना है मुझे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालना है। तो PCl3 तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाई बाय P टोटल, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। मान लेते हैं कि 1 मोल है, तो यहाँ इनिशियल T इक्वल टू 0 पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम में आएगा
डिग्री ऑफ डिसोज एक्स है तो 1 में से एक्स टूट जाएगा, ये एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ, पी टोटल या जो भी बात करूँ कि कितना हो जाएगा, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। और PCl3 के मोल कितने होंगे इक्विलिब्रियम में एक्स, तो एक्स गिवन मोल अपॉन टोटल मोल 1 प्लस एक्स, और पी टोटल की वैल्यू पी, तो क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 आएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई पी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा इनमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर एक ही एलिमेंट का, इफ वन एलिमेंट शो बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो या तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े और घटे दोनों साथ में हो, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देख लेते हैं, जैसे मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो मैग्नीज क्या हो रहा है, मैग्नीज ध्यान से देखो तो यहाँ पर +7 में आएगा कैलकुलेट, यहाँ +2 में आ रहा है, तो +7 में आ रहा है और +2 में चला गया है, तो केवल इसका रिडक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन तो हो नहीं रहा है। NaBr की अगर मैं बात करूँ तो NaBr में यहाँ Br का -1 है, यहाँ Cl का 0 है, यहाँ Br का 0 है, यहाँ Cl का -1 है, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए। यहाँ तो Br का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का भी, Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी में, तो KMnO +7 में है, और यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो +6 और +4, तो ये डिक्रीज ही कर रहा है, तो मतलब यहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड जाने पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, दोनों का रिडक्शन हो रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ कॉपर का +1 है, यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर +2 आएगा, तो 1 से एक तो 2 गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और 1 से 0 गया तो रिडक्शन हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव 3 एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ABC, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोलर, 0.01 और 0.001। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डाइल्यूट, यहाँ से यहाँ जाने पर डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ABC में सबसे ज़्यादा डाइल्यूट ये है, तो डाइल्यूट ये होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू बोलती है बढ़ती है, और आई अल्फ़ा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I = 1 + अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 - 1, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो आई की वैल्यू आएगी वो डाइल्यूट सोल्यूशन सी, फिर बी और फिर ए, तो IC IB IA, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटॉन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 185 टोर, व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एसीटॉन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेपर प्रेशर वाज 183 टोर। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर घट जा रहा है, वो सही भी बात है। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, तो ये RLBP का क्वेश्चन है। सिंपली कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, वही P0 माइनस, वही हमारा बेसिक फॉर्मूला RLBP का, P0 - PS अपॉन P0 और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, P0 - PS अपॉन PS इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है, इंटू आई भी, वांट ऑफ फैक्टर भी है। एसीटॉन के लिए वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 185 - 183 डिवाइडेड बाई 183 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या करना है, निकालना है, नहीं हमें मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें M चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया 1.2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, मतलब अगर सॉल्वेंट है क्या, ठीक है, सॉल्वेंट है हमारा, वो है वाटर नहीं है, एसीटॉन है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, एसीटॉन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58, CH3COCH3, इसका वेट होता है 58, आई की वैल्यू 1 ही होगी, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/183 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाई 58 डिवाइडेड बाई 100 M, M को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाई 58 मल्टीप्लाई बाई 183 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर आ रहा है 63.68, जो कि नियरली किसके बराबर है, 64, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा गिव्स फ्री एनर्जी और इनऑर्ड सेल का कॉम्बिनेशन वाला सवाल है।
तो क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया है 0.34 वोल्ट, और कॉपर प्लस 2 प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कॉपर प्लस बन रहा है, उसकी ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया है 0.15 वोल्ट। हमें किसके लिए पूछ रहा है, हमें बोल रहा है कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बनने के लिए, मतलब यहाँ तो मैंने कॉपर यहाँ लिख दो, यहाँ कॉपर हमारा रिएक्शन है तो कॉपर प्लस है ये। तो कॉपर प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन से कॉपर बनने के लिए हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको निकालना है तो हमें डेल्टा जी वाले टर्म से निकालना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, ई नॉट सेल को डायरेक्ट घटा नहीं सकते, तो हम डेल्टा G1 G2 निकालते हैं। तो अगर मैं इसके लिए डेल्टा G1 लिखूँ तो -NF ई नॉट सेल -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू 0.34। डेल्टा G2 निकालेंगे तो आ जाएगा -1 इंटू एफ इंटू 0.15, और डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 हो जाएगा -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में क्या कर दूं कि ये आ जाए। तो सेकंड में से अगर मुझे ये कॉपर प्लस को इधर चाहिए तो फर्स्ट माइनस सेकंड अगर मैं कर दूं तो हमारा ये रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 कर दूंगा तो हमारा डेल्टा G3 आ जाएगा। तो बस -2 इंटू एफ इंटू 0.34 और +1 इंटू एफ इंटू 0.15 इजिकल टू -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। मुझे क्या करना है, माइनस पहले तो एफ काट दूँ, यह आ जाएगा माइनस का 0.68 प्लस का 0.15 और माइनस का ई नॉट सेल ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.53 इजिकल टू माइनस का ई नॉट सेल, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, प्लस का 0.53 वोल्ट, प्लस का 0.53 वोल्ट ये हमारा क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल। तो ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस का 0.53 वोल्ट। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है ई नॉट सेल दे दिया हुआ है, मतलब ई नॉट इस हाफ सेल, 2 हाफ सेल के दिए हुए हैं क्रोमियम और आयरन के, और पूछ क्या रहा है द पोटेंशियल फॉर द सेल, इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे कि इस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं सेल रिएक्शन लिखने चला जाऊँ तो एक्चुअल में सेल रिएक्शन देखे, जैसे अगर क्रोमियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया हुआ है माइनस का 0.72 वोल्ट, और Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ई नॉट सेल की वैल्यू दे दिया हुआ है माइनस का 0.42 वोल्ट। अब हमें पहले पता करना है कि कौन सा किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन। तो यहाँ से भी SRB वैल्यू से भी देख सकते हैं, जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ से भी देख सकते हैं कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ये बोल सकते हैं ना कि दिस वन इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर मैं देखूँ इसके लिए सेल रिएक्शन लिखूँ तो ये इस तरह से बनेगा, क्रोमियम, और अगर मैं इसके लिखूँ तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन तो क्रोमियम क्या जाएगा, क्रोमियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन ये बनेगा। कैथोड के लिए क्या बनेगा, कैथोड के लिए बनेगा Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन से Fe बनेगा। और मुझे सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या होना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने पड़ते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँ और इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँ, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू तो 6 आ जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। बन क्या जाएगा, रिएक्शन हमारा बन जाएगा 2 क्रोमियम + 3 Fe3+ टू फॉर्म 2 क्रोमियम 3+ + 3 Fe2+। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन आ गया। अब इसी को हमें अब सॉल्व कर लेना है। जब तक हम ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे हमारा आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जब हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर नहीं करेंगे तो हमारा ई सेल नहीं निकल पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लगा दें, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्रोमियम 3+ उसका स्क्वायर अपॉन Fe2+ का क्यूब डिवाइडेड बाई क्रोमियम का। और यहाँ पर देख लेंगे क्रोमियम किस में है, यहाँ क्रोमियम का अगर मैं प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करने वाला हूँ ना, सॉरी ये हमारा 3Fe होगा ना, Fe2+। तो ये सॉरी ये गलती हो गई है, थोड़ा सा यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या होगा। यहाँ होगा क्या, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट में क्रोमियम 3+ है और रिएक्टेड में रिएक्टेंट में Fe3+ है, और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसका स्टोइकोमेट्रिक 3 है तो 3 का क्यूब। बाकी ये सब हमारे सॉलिड फॉर्म में इनका नहीं होगा। अब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दी हुई है, अब ई नॉट सेल निकालना था इन दोनों से ना, तो ई नॉट सेल क्या होता है,
ई नॉट सेल होता है एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। इसी को सॉल्व करना था तो ई नॉट सेल आ जाता। तो कैथोड की वैल्यू क्या है एफ वाले की -4.2 और माइनस ई नॉट सेल एनोड के लिए दोनों एस आर पी वैल्यू दी हुई हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का 0.70 तो -0.42 प्लस का 0.72 क्या आ जाएगा, प्लस का 0.30 वोल्ट। तो 0.3 माइनस का 0.0591, एन की वैल्यू 6 लॉग बेस 10, क्रोमियम 3+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.1, उसका स्क्वायर अपॉन 0.01 का होल स्क्वायर होल क्यूब। बस इसी को सॉल्व करना है। 0.3 माइनस 0. इसको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए इसको मैं 0.06/6 ऐसे लिख सकता हूँ। लॉग बेस 10, ये 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6 ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -4, तो यह आ जाएगा 0.3 माइनस 0.06/6 मल्टीप्लाई बाई -4 और लॉग बेस 10 10 1 आ जाएगा। तो 0.3 माइनस का 0.01 इंटू 4 तो प्लस का 0. माइनस आ जाएगा ना, तो 10 की बार ऊपर जाएगा तो +4 ही आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा -4 -0. ठीक है 0.4। तो 0.3 में से माइनस का 0.04 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.26, तो क्या आ जाएगा प्लस का 0.26 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है NO2 रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एज पर द इक्वेशन। मतलब CCl4 में N2O5 इस तरह से डिकम्पोजिशन हो रहा है जिसमें NO2 और O2 मिल रहा है। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 3 मोल पर लीटर एंड इट इज़ 2.7 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। आफ्टर 30 मिनट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन हो जा रहा है वो इतना हो जा रहा है। तो बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो सिंपल सवाल है, इस सवाल को क्या करना है कि हमें डिफरेंशियल रेट लॉ कॉन्सेप्ट से लिखना है। तो पहले तो हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारा क्या है 2N2O5 से मिल क्या रहा है 4NO2 और O2। O2 का जिक्र नहीं किया तो बस इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंशियल में। और मैं डेल्टा एवरेज के फॉर्म में भी कर लूँ तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम 30 मिनट दिया है तो एवरेज वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। हमें निकालना क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू। तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे -2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। बस मेरा ये कॉन्सेप्ट लगेगा सिंपल। अब मुझे क्या करना है बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब यही हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब मुझे क्या करना है डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन किस तरह चेंज हो रहा है। तो -2 मल्टीप्लाई बाई N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2.75 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T 30 मिनट, -2 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा माइनस का 0.25 डिवाइडेड बाई 30, बस यही आएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में माइनस का 0.5 और माइनस ये पहले यहाँ से माइनस ही आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.5 डिवाइडेड बाई 30। इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर और ये पर मिनट हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बोला है द गिवन प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर विद टाइम फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन। एक LN-R वर्सेस T का, एक R वर्सेस T का। अगर मैं देखूँ तो LN-R वर्सेस T या तो 1 है या तो 0 होगा। तो 0 में तो LN का टर्म तो आता ही नहीं है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है CT = C0 - KT, इस तरह का रिलेशन होता है। टाइम T पे कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है जीरो ऑर्डर में। तो और यहाँ होता है कि अगर इसकी बात करें तो ये होता है LN, अगर LN-R के लिए अगर इसके लिए बात करें तो KT = ln A0/AT होता है, इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं ln को इधर के ले गया तो अगर ln को उधर ले गया तो e⁻KT, ये ln A0 मतलब A0/AT आ जाएगा।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस ए टी आ जाएगा इस तरह से। तो एल एन कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका रिलेशन लिखेंगे तो एल एन किस फॉर्मूले में आएगा, एल एन हमारा इसी फॉर्मूले में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए बात करें तो ये इस रिलेशन को फाइंड आउट कर सकता है कि टाइम टी के बाद रिएक्टेंट, ये सी टी क्या है, टाइम टी के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है और टाइम और वो के स्लोप उसका निगेटिव है। तो स्लोप यहाँ के निगेटिव है और यहाँ टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पर ये हमारा एक इसको हम आर बी इजकल टू बोलते हैं, आर टी कंसनट्रेशन ऑफ रेट, आर टी इजकल टू आर नॉट माइनस के टी भी इस तरह बोल देते हैं। तो यहाँ आर मान लेते हैं, ये आर नॉट होगा और यहाँ स्लोप से डिक्रीज करा होगा। तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये की ऑप्शन में है। और ये हमारा एल एन वहीं आएगा। सेकंड ऑर्डर 2 ऑप्शन होता तो मैं सेकंड ऑर्डर के लिए भी चेक करता, वहाँ भी एल एन आता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या करा है, फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट डोनेटेड डेल्टा एच ई जी द इनकरेक्ट ऑप्शन इज। तो पहले तो हमें वैल्यूज़ के साथ देखना है, क्योंकि यहाँ पर मॉड की वैल्यू नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा वैल्यू से देखते हैं कि हमारा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सारी को जान लेते हैं। तो जो है एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है। अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा एच ई जी फ्लोरीन का होता है -345, डेल्टा एच ई जी फ्लोरीन का होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहा हूँ, फ्लोरीन का होता है -328, डेल्टा एच ई जी। और सल्फ़र का, सेलेनियम का होता है, सेलेनियम का कितना है, सेलेनियम का होता है ये -195 और डेल्टा एच ई जी। सल्फ़र का होता है वो होता है -200, डेल्टा एच ई जी। आयोडीन और डेल्टा एच ई जी एस्टेटीन। अब डेल्टा एच ई जी इसकी होती है, आयोडीन की होती है -295, इसका होता है -270। डेल्टा एच ई जी अगर मैं बात करूं टेलोरियम और डेल्टा एच ई जी पोलेनियम की बात करूं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, डेल्टा एच ई जी टेलोरियम और पोलेनियम की। तो अगर इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है -190 और -183। ठीक है, या तो आप वैल्यू याद करो, नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि फ्लोरीन क्लोरीन में मोर निगेटिव वैल्यू किसकी होती है, जाहिर सी बात है क्लोरीन की मोर निगेटिव होती है, मोर निगेटिव होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं था, ये लेस निगेटिव हो गई, इससे हम इसको कर सकते थे अप्रोच। और आयोडीन एस्टेटीन में भी हम बता सकते थे कि आयोडीन एस्टेटीन बोलते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, तो हमारा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घट जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड उसका घट जाता है, निगेटिव मतलब निगेटिव में ज़्यादा होगा हमारा आयोडीन, तो इसकी मोर निगेटिव होगी और इसकी लेस निगेटिव होगी, वो भी हो रही है। ये दोनों तो क्लियर हो रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात करूँ तो सल्फ़र और सेलेनियम में अगर मैं बात करूँ तो सल्फ़र की हमारी क्या है, ज़्यादा वैल्यूज़ है, मतलब सल्फ़र की क्या है, मोर निगेटिव होगी एज कम्पेयर टू टॉप टू बॉटम जाने पर। सल्फ़र क्या है -200 और ये हमारा -195। ठीक है, तो मोर निगेटिव ही हो गया। अब टेलोरियम पोलेनियम की बात करूँ तो टेलोरियम पोलेनियम में भी, टेलोरियम पोलेनियम में कौन जीतेगा, टेलोरियम का मोर निगेटिव होगा, मतलब इसका वही, मतलब मोर निगेटिव, यहाँ भी मोर निगेटिव, लेस निगेटिव, यहाँ मोर निगेटिव और यहाँ लेस निगेटिव, इस तरह से भी सोच लेते। तो मतलब मोर निगेटिव वैल्यू पॉइंट ऑफ से देखें तो फ्लोरीन से ज़्यादा, आयोडीन एस्टेटीन से ज़्यादा, सल्फ़र सेलेनियम ज़्यादा, टेलोरियम पोलेनियम से ज़्यादा। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ फ्लोरीन एस्टेटीन सेलेनियम और पोलेनियम, फ्लोरीन एस्टेटीन सेलेनियम और पोलेनियम। तो फ्लोरीन एस्टेटीन एंड पोलेनियम ये तो तीनों क्या है, ज़्यादा वैल्यू है मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन इन्होंने बोला कि सल्फ़र का मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं, सल्फ़र मोर निगेटिव है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेलेनियम और लेस निगेटिव मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। तो इनकरेक्ट मतलब ऑप्शन कौन होगा, ये होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फ़र का ज़्यादा होता है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड से यहाँ क्वेश्चन का देखोगे तो सब मैग्नीट्यूड से ही हमें फिर आंसर देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ने एक तरह से ये मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि किस, मतलब साइन के साथ बताना है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, एस्टेटीन की, पोलेनियम की, साइन के साथ। लेस निगेटिव है तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन सल्फ़र की क्या होगी, सेलेनियम की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। ये हमें याद रखना है। तो इन्होंने सल्फ़र को ज़्यादा दे दिया है कि सल्फ़र क्या है, लेस निगेटिव और ज़्यादा बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम। नहीं, सल्फ़र लेस मोर निगेटिव वैल्यू है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। एटॉमिक रेडियस बोला है कि पहला प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम जाने पर 2 प्रॉपर्टी की बात करना है, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2, अगर कोई प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी
तो पहला जो प्रॉपर्टी वो तो डिक्रीज करनी चाहिए, प्रॉपर्टी 2 क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी 1 एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप में जाने पर। नहीं, एटॉमिक रेडियस तो हमारा डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पर। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज करेगा। ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी डिक्रीज करे। बाकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा, हाँ ये सही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, ये भी सही है, तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज करेगा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, बस हमारा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करा है, इनमें से किसके पास हैविंग 1 पाई बॉन्ड हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, SO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो SO3 इस तरह से बनता है, O2 बना लेते हैं, इस तरह से बनेगा, और SO2 इस तरह से हमारा बनता है, और कार्बोनेट आयन हमारा इस तरह बनता है। तो बोला कि इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ तो 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये है, लेकिन इसमें बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, तो इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म बन पाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे 3, इसके कोई नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, SF4 का हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या लगवाते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से अगर स्टेरिक नंबर हमारा 2 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन SP3 आ जाएगा तो SP2, 4 आ जाएगा तो SP3, 5 आ जाएगा तो SP3D, 6 आ जाएगा तो SP3D2। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे चेक क्या करना है, हमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है, सिंपली हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अपने मैच करेंगे, हम क्या करेंगे, अब अपने स्टेरिक नंबर मुझे आइडिया लग गया है, तो बस मुझे क्या करना है, सिंपली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, सिंपल सा हमें क्या करना है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना कैसे होता है, वो होता है सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर। तो हमें ये काउंट करना होता है, तो हम बता पाएंगे अगर स्टेरिक नंबर इतना आप देख लेंगे। तो जैसे SF4 है, तो SF4 में पहले स्ट्रक्चर बना लो। SF4 किस तरह से दिखता है, सीसॉ शेप होता है, पढ़ा होगा ही कॉन्सेप्ट इसका। 4 बॉन्ड पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा, 4 + 1 5। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 5 के लिए SP3D। तो SF4 का SP3D, तो A का थर्ड हो जाएगा, A का थर्ड जिस ऑप्शन में, तो हमारा तो आंसर आ गया C, ठीक है। बाकी को देख लेते हैं, IF5 है, तो IF5 इस तरह से हमारा होगा, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन अगर IF5 इस तरह से, तो स्टेरिक नंबर 5 सिग्मा 1 प्लस 1 लोन पेयर, तो 6 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, SP3D2। तो B का आ जाएगा फर्स्ट। NO2 प्लस की बात करूँ तो NO2 प्लस इस तरह से होता है, लीनियर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन SP होता है। कैसे निकालते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है, 2 + 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन SP। तो NO2 प्लस का SP, C का आ जाएगा हमारा 5th वन। अगर 4th की बात करें NH4 प्लस, तो NH4 प्लस इस तरह से हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें, और पॉजिटिव चार्ज है तो केवल सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0 है। तो स्टेरिक नंबर इसका आ जाएगा 4। स्टेरिक नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3, तो D का 4, तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा डायपोल मोमेंट का सवाल है। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, उनका डायपोल मोमेंट बताना है। तो अगर परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे CCl4 और CH4, ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हैं, तो इनके डायपोल मोमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। μ = 0, यहाँ भी μ = 0। रीजन क्या, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं है ना, तो इसके 0 हो जाएंगे। अब CH-Cl3 की बात करेंगे, तो CH-Cl3 का ये कुछ आएगा कार्बन हाइड्रोजन का और क्लोरीन की तरफ कुछ, इसका डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं हो रहा। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम एटम होंगे, तो वहाँ पर लोन पेयर भी नहीं है, और सेम एटम है तो क्रॉस कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ μ0 = 0 और यहाँ 0 है, तो इससे ज़्यादा है, तो ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH-Cl3 सबसे ज़्यादा, फिर CH4 और CCl4 का बराबर होगा, वो होगा 0। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बोल रहा है कि शेप बताओ XeF5- और XeO3F2 का। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे XeF5- का बताना है, तो पहले इसमें लोन पेयर सोचना है कितने होंगे, तो इसको बताने का एक तरीका होता है। Xe के पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 7, तो 7 × 5, और -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 8 + 35 + 1, 9 + 35 44,
और 44 को 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 8 5 जा 40 और 4 बचेगा, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब 2 2 जा 4। इसका मतलब ये 5 जो आता है, ये आता है जो हमारा ये 5 बॉन्ड पेयर आएगा, और ये लोन पेयर को बताता है 2 लोन पेयर, मतलब इसमें 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, XC 5 बॉन्ड पेयर इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से हमारा, और 2 लोन पेयर यहाँ एक यहाँ। इसका शेप अगर बोलें तो शेप में क्या होगा, लोन पेयर को हटा के बात करते हैं, तो इसका शेप होता है पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। अब अगर मुझे बात करना हो XCO3 अप टू की, तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे। XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन के पास 6 × 3, क्लोरीन के पास 7 × 2, तो 14 + 18 32 + 8 क्या हो जाएगा, 14 + 18 32 + 8 क्या आ जाएगा 40, और इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 5 जा 40। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं आएगा, केवल 5 बॉन्ड पेयर आएगा, और डबल बॉन्ड भी बनेगा यहाँ पर। तो किस तरह से बनेगा अगर मैं बनाऊँ तो अगर मैं बनाऊँ 5 बॉन्ड पेयर, तो ये हमारा इस तरह से, तो हमारा एक इक्वेटोरियल पे फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक्सल पे 3 ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा XCO3 अप टू बनेगा, और इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कोई लोन पेयर है नहीं, TBP। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा ये सवाल क्या कर रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीज कंपाउंड एक्स। कोई एक्स मैग्नीज का कंपाउंड है जिसको 513 केल्विन हीट करने पर कंपाउंड वाई MnO2 और गैसेस प्रोडक्ट मिलता है, और उस MnO2 को रिएक्ट करने के बाद NaCl से रिएक्ट करने के बाद H2SO4 और एक पंजेंट गैस H2SO4 के साथ NaCl H2SO4 के साथ ट्रीट करने पर एक पंजेंट गैस Z मिलता है। तो बताओ XYZ क्या होगा। तो MnO2 और गैसेस प्रोडक्ट और कंपाउंड वाई, तो मतलब ये कोई अक्स हमारा, मतलब क्वेश्चन अगर मैं अच्छे से इसको एनालाइज करूँ तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास कोई एक्स है, एक्स कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, तो हमें वाई मिल रहा है, MnO2 मिल रहा है, और हमें गैसेस प्रोडक्ट कोई गैस मिल रहा है। फिर MnO2 को और NaCl और H2SO4 के साथ ट्रीट करा दिए, तो ये ट्रीट कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है, कोई एक, मतलब एक तो मिल रहा है हमें एक कोई गैस मिल रहा है ये, और इस गैस का नाम दे दिया गया है Z। तो हमें XYZ, X Y और Z निकालना है, ठीक है। और ये गैस पंजेंट गैस, मतलब बोला गया पंजेंट गैस। हमें देखना पड़ेगा पंजेंट गैस क्या हो सकता है। तो Cl2 होता है मेनली पंजेंट गैस, जो हमारा होगा Cl2 होगा। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि किसको क्या हीट कर दें कि हमें पास MnO2 और, तो एक्चुअल में एक KMnO4 होता है, KMnO4 को हीट करते हैं तो हमें एक कंपाउंड K2MnO4 मिलता है, जो कि हमारा वही वाई कंपाउंड होगा। MnO2 + O2 गैस यहाँ रिलीज होगी। फिर इस MnO2 को NaCl और H2SO4 के साथ अगर मैं ट्रीट करा दिया, तो हमें मिलता है एक तो मैग्नीज सल्फेट मिलेगा, और जो गैस मिलेगा हमारे पास वो Cl2 होगा, और साथ में Na2SO4 H2O मिलता है, ठीक है। तो X हमारा हो जाएगा कंपाउंड KMnO4, Y हो जाएगा K2MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4, और हमारे पास Cl2 गैस। तो X हो जाएगा KMnO4, Y हो जाएगा K2MnO4, एंड Z हमारा पंजेंट गैस जो होगा वो हो Cl2। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या करा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो Na2Cr2O7 के बारे में, K2Cr2O7 के बारे में। तो पहले तो अगर मैं बात करूँ जो हमें पता होगा, जैसे क्रोमियम CrO4-2 का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इस तरह से बनता है। ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल है भी हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, हमें बताना फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है इसमें। और CrO7-2 का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो इस तरह से बनता है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड होगा, तो ये हमारा CR बॉन्ड है इसमें है। तो बोला है Cr2O7 माइनस में है क्रोमियम CrO बॉन्ड है, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और Na2Cr2O7 इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्री, ये तो हमें पता ही है कि NaOTH यूज किया जाता है। और हमारा बोल रहा है कौन सा, Na2Cr2 इज लेस सॉल्युबल देन K2Cr2O7, नहीं, K2Cr2 इज लेस सॉल्युबल देन Na2Cr2। तो ऑप्शन ए हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट सवाल हमारा CFSC का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स दे दिया उसका CFE, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में बारी बारी से कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ +3 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D1 होगा। Fe +3 का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +3 है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन D5 होगा। और निकल +2 में तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन D8 होगा। अब इतना सॉल्व हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा, बारी बारी से सब ऑक्टाहेड्रल है, सिंपल ये T2G हो जाएगा और ये EG हो जाएगा। सारे के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं बारी बारी से। दिस इज़ T2G, दिस इज़ EG। थर्ड के लिए भी T2G और EG, और फोर्थ के लिए भी T2G और EG। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ कॉपर 2+ में D9 अगर फिल कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। स्ट्रॉन्ग विस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता, 9 ऐसे ही भरा जाएगा। तो यहाँ जो आएगा तो ये आएगा, अगर मैं CFSC निकालूँ इसके लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो आ जाएगा ये -0.4 होता है, और ये कितने हैं 6 प्लस ये होता है 0.6 होता है इंटू 3 होता है, तो -2.4 + 1.8 क्या आ जाएगा, माइनस का 0.6। तो ए का तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, तो या तो सी या तो डी। बी की बात करेंगे तो हमारे पास है टाइटेनियम 3+, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी CFSC आ जाएगी माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, टाइटेनियम 3+ का माइनस का 0, तो बी का आ जाएगा फोर्थ। तो ए फर्स्ट बी फोर्थ, एक ही ऑप्शन में ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी हम सी को भी देख सकते हैं, सी Fe3+ D5 है, तो और हमें D5 है और स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह से भरा जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो -0.4, और कितने हैं 5 है, तो -0.4 डेल्टा नॉट × 5 = -2 डेल्टा नॉट। तो ये आ जाएगा सी का सेकंड आ गया। डी का यहाँ निकल 2+ वीक फील्ड लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं। D8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -6 मल्टीप्लाई बाई मतलब 6 मल्टीप्लाई -0.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, ये आ जाएगा -2.4 डेल्टा नॉट प्लस का 1.2 डेल्टा नॉट, तो आ जाएगा ओवरऑल माइनस का 1.2 डेल्टा नॉट। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा, -1.2। तो सी का मतलब डी का थर्ड, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि द पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, सिंपल अप्रोच ये है कि हमें क्या करना, सेम मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, √n × n+2 इस फॉर्मूले से निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसी फॉर्मूले से आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएगा। ठीक है, तो देख लेना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम 2+ और Fe2+। कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका बात करें तो D4 और इसका हो जाएगा D6। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कोबाल्ट के लिए निकालूँ तो कोबाल्ट का आएगा +2 और आयरन का यहाँ से आ जाएगा +2, तो कोबाल्ट हो जाएगा D7 और ये हो जाएगा D6। मैग्नीज का +2 निकाला तो आ जाएगा D5, और क्रोमियम का आ जाएगा +2 होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा D4, और क्रोमियम यहाँ फिर से +2, यहाँ कोबाल्ट +2, तो D4 और यहाँ पर D7। अब मुझे देखना है सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो निकालना शुरू करो। अगर D4 और D6 की बात करें तो D4 और D6 कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो D4 इस तरह से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही आ रहे हैं, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 ही अनपेयर्ड, एक पेयर हो गया है। तो ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट इसका सेम आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी को देख लेते हैं, तो D7 में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 3 बनेगा, और यहाँ 3 है होगा, यहाँ 4 होगा Fe2+ में। अब Mn2+ में 5 होगा और क्रोमियम +2 में 4 होगा, यहाँ क्रोमियम 2+ में 4 होगा और D7 में इसमें 3 होगा। तो केवल ऑप्शन ए है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट में
सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आएगा 4 × 4 + 2 मतलब 4 × 6 = 24 अंडर में 24 तो 4.8 समथिंग 9 समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, मैच द मेटल विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंजाइम। तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन 12 में यूज होता है, कोबाल्ट विटामिन 12। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, रोहिडियम विलकिंसन कैटलिस्ट होता है RHPbS3 का TriCl और मैग्नीशियम विटामिन B12। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाले में ही, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल इसका IUPAC नेम करना है। तो साइक्लोहेक्सेन तो सब में आएगा। अब सवाल है कि इसको 1 माने या इसको 1 माने, इसको 1 माने या इसको 1 माने। तो इसको 1 मानना आसान है एज़ कम्पेयर टू इसको, क्योंकि यहाँ 1 पे 2 मिल जाएंगे। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल से देखें तो अगर वो इसको 1 माना तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2 मतलब टोटल 4 हमारे पास हो जाएंगे पोजीशंस, मतलब टोटल सम करने पर लोवेस्ट सम। अगर मान लिया किसी ने इसको मान लिया, इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, तो हमें क्या करना होगा 1 + 2 + 2 दैट इज़ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमें इसको ये वाला नंबरिंग सही रहेगा 1 2 ऊपर से, तो ये आ जाएगा। अब मिथाइल है और इथाइल है तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में 2 पहले इथाइल आएगा और 1 1 डाई मिथाइल हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन हमारा इसका नाम हो जाएगा। तो 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये RS कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है। बोला द ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 2 इस कार्बन और इस कार्बन का बताना है। तो सिंपल इसको बताने का तरीका अगर मैं सुन लूँ तो ये होता है क्या, अगर यहाँ कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, क्योंकि ऊपर से नंबरिंग करेंगे और मोस्ट ऑक्सीडाइज से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन 3 4 इस तरह से 4 कार्बन है। अब मुझे क्या करना है, कार्बन 2 और 3 का बताना है कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले नंबरिंग इस तरह से कर देते हैं। जैसे अगर हमारा क्लॉकवाइज हुआ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम क्लॉकवाइज होता है तो R बोल देते हैं और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S बोल देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो अगर हमारा इस पोजीशन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अगर वर्टिकल पोजीशन पे, वर्टिकल प्लेस पर अगर हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप आया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अगर वर्टिकल प्लेस पर 4th ग्रुप आया तब हमें R का R और S का S ही होगा। लेकिन अगर वर्टिकल पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल पे आ गया हमारा 4th, हॉरिजॉन्टल पे 4th आ गया ग्रुप, तो R का S हो जाएगा और S का R हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, जैसे मुझे इसको करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे ये बनाना है तो मैं पहले यहाँ सोचता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो अगर देखो तो इसको फर्स्ट नंबरिंग करना होगा, तो यहाँ मैंने फर्स्ट दिखा दिया। और सेकंड मैं इसको करूँ या ये ग्रुप को, तो ये देखो ध्यान से, तो ये नीचे क्लोरीन आ रहा है तो सेकंड इसको कर दूँगा, 3rd ये हो जाएगा, 4th ये हो जाएगा। अब घूमते हैं इधर से, हमेशा फर्स्ट सेकंड इस तरह से घूमेंगे, फर्स्ट सेकंड 4th, 3 नहीं जाएंगे, पहले हम हमेशा सेकंड, भले 4th में बीच में आ जाए। तो ये होना चाहिए R, लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ गई, हॉरिजॉन्टल पे, तो होगा क्या S, तो 2S हो गया। इस वाले कार्बन के लिए बात करेंगे तो ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को तो फर्स्ट नंबरिंग दे देंगे, क्लोरीन यहाँ पर है ना तो यहाँ फर्स्ट दे दिया। सेकंड पे CH3 दे या ऊपर दे, तो ऊपर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, कार्बन है, वहाँ पर ज़्यादा 3 है, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ भी क्या होगा, इस तरह से चले जाएंगे, होना चाहिए था ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन 4th प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल पे आ गई तो S क्या बन जाएगा R। तो यहाँ से कह सकते हैं 2S और 3R, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा 2S और 3R होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर CH14। तो आंसर तो 5 होता है, बनेगा क्या क्या, एक तो सीधा सीधा कार्बन की 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, 2 तो 4 तो 6, और फिर उसके बाद हमारा ये बन जाएगा, मतलब ये तो ज़्यादा हो गई, एक 5 कार्बन की चेन और पोजीशन बस बदल देंगे, ये हो जाएगा। एक बार इस पोजीशन पर रख देंगे, फिर 4 कार्बन की चेन ले लेंगे और यहाँ पर अगल बगल रख देंगे, फिर यहाँ पर फिर 4 कार्बन की चेन ले लेंगे और एक ही पे 2 रख देंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे तो ये 5 पॉसिबल बनेंगे, और बनाओगे तो रिपीट हो जाएगा। तो आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्काडाइन बताना है। तो सिंपल से जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उसका हीट ऑफ कंबशन उतना कम होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
एट ऑफ कॉमर्स। तो स्टेबिलिटी बताने के लिए क्या देखते हैं कि कितना मॉलिक्यूलर ग्रुप कितना दूर होना चाहिए। जैसे ये ग्रुप है तो कितना दूर है, तो ट्रांस ट्रांस रहे तो अच्छा है, फिर अगर ट्रांस और सीस हो जाए तो फिर ठीक है, और लास्ट में सीस सीस वाला आ जाएगा स्टेबिलिटी का। तो ये तो हमारे ये दोनों सीस सीस वाले हैं, ये एक ट्रांस है और एक सीस है, और ये दोनों ट्रांस हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ए, बी एंड सी, ये तो स्टेबिलिटी है हमारी एल्कीन का, एल्काडाइन का। और हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा इसका, सी बी ए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है, कुल मिला के क्या करने आएगा, H+ लेने आएगा, जितने भी हाइड्रोजन उसके हाइड्रोजन को निगेटिव सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक हाइड्रोजन समझ के इस हाइड्रोजन को ले आएगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ निगेटिव छोड़ेगा, बना देते हैं, फिर यहाँ NaSCO3 यहाँ निगेटिव छोड़ेगा, यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव किसी भी एक पे, मान लो ये दोनों है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा। देखना है कौन सा एरोमेटिक होगा। तो अगर इन देखेंगे ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये हमारा एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा टॉल्विन है, टॉल्विन को KMnO4 के साथ ट्रीट करा दिया गया। तो टॉल्विन को KMnO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ए तो हमारा आ जाएगा बेंजोइक एसिड। अब फिर इस बेंजोइक एसिड को SOCl2 से ट्रीट करा दिए तो क्या बन जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बी आ जाएगा। बी हमारा क्या आ जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड आएगा। अब बेंजोइल क्लोराइड में H2PdBSO4 तो क्या हो जाएगा, H2PdBSO4 गाटरमान नहीं, रोजरमैन रिडक्शन। तो रोजरमैन से क्या हो जाएगा, ये CHO बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड CHO। गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन बनता है। ये हमारा क्या है, दिस इज रोजरमैन रिडक्शन। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, CCH5CHO, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोला है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है। तो SN2 रिएक्शन के लिए बताना था। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है, इधर घटने लगेगा। SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा 1 डिग्री फिर 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो CH3Cl है और CH3CH2Cl है। तो ये हमारा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री, ये नॉर्मल 0 डिग्री है, एल्किल लाइट सिस्टम है, ये 0 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा एक तरह से। और फिर इसके बाद ये 1 डिग्री, फिर इसके बाद CH3 CHCl ये हो जाएगा, और CH3 का साइज CCl ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। CH3Cl CH3CH2Cl CH3 CHCl और CH3 का साइज CCl। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर बोलते हैं यहाँ हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा हिंड्रेंस रहेगा उतना सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो SN2 बोलता है कि जितना ज़्यादा हिंड्रेंस कम उतना अच्छा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा, एल्किल लाइट रिएक्ट टू डाई एल्किल कॉपर रिएजेंट टू गिव। तो डाई एल्किल कॉपर रिएजेंट होता क्या, पहले वो समझ लें। तो डाई एल्किल कॉपर रिएजेंट नहीं, R2CuLi एक रिएजेंट होता है, इसको गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। अब एल्किल लाइट को इसको ट्रीट कराएंगे तो मान लेते हैं ये R' इसको दिखा देते हैं, तो इससे हमें मिल क्या जाएगा, बोल देते हैं RR, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, कार्बन कार्बन की चैन। बाकी हमारा RCO और Li अलग से X निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम भी होता है कोरे हाउस सिंथेसिस, इस रिएक्शन का नाम होता है। ठीक है, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड ये बन गया, इसके बीच में कार्बन कार्बन की चैन बन गई, मतलब हमें कार्बन के नंबर को बढ़ाने के लिए, जैसे वुड्स रिएक्शन में करते थे सिमिलरली यहाँ पर भी है। ठीक है, वहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेते थे, यहाँ एक एल्किल ग्रुप ही ले लेते हैं, एल्किल रिएजेंट जिसे बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। ठीक है, तो ये कोरे, इससे क्या बनता है, जो हमारा बनेगा RR, मतलब कार्बन की चैन ही बनेगी। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास CH3Cl है और इससे मैंने क्या कर दिया, CH3CuLi ले लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 2 कार्बन की चैन बन जाएगी, मीथेन बन जाएगा। तो एल्केन्स बन जाएगा, क्या बन जाता है, एल्केन्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा एक रिएक्शन मैचिंग द रिएक्शन का सवाल है। तो देखते हैं, OH है और यहाँ पर OH बन रहा है, तो सिंपल सा हमारा क्या रिएजेंट ले कि हम ये बन जाए। तो इसके लिए जो हम रिएजेंट लेते हैं वो हमारा होता है NaOH CO2HCl, और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ए का हमारा हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा। ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। तो 2 में है आंसर, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। बी की बात करते हैं तो ये तो हमारा राइबर-टेमन रिएक्शन है, NaOHCl3 ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर NaOHCl ऑप्शन 3rd हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd, ये वाला ऑप्शन है। सी का 1st हो जाएगा Na2Cr2O7H2SO4, इसका ये हो गया था, बी का 3rd, सी का
और डी का हमारा डी का सेकंड हो जाएगा, तो डी का सेकंड, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो ये रिएक्शन अगर मैं बात करूँ तो ये रिएक्शन सिंपली हमारा क्या है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस वाला रिएक्शन है। दिस इज़ अ रिबर्ट-इवन रिएक्शन RTR। ये तो सिंपल हमारा रिएक्शन है और ये हमारा एनिसोल बनाने का तरीका है, एनिसोल प्रिपरेशन का तरीका है। वैसे तो ये इसके मदद से बनाते हैं। A फोर्थ, B थर्ड, C फर्स्ट, D सेकंड, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है द हाईएस्ट pKa फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ऑप्शंस नहीं था। तो हाईएस्ट pKa फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड अगर मैं बात करूँ तो देख लेना है कि सब pKa मतलब बेसिक कौन ज़्यादा है। तो मतलब डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, नहीं होगा, विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, ये भी थोड़ा खींचेगा, नहीं होगा, ये भी। अगर यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है तो ये अच्छा है, 2 4 5 मिथाइल फिनॉल 2 4 एंड 5, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट pKa मतलब मोस्ट बेसिक, ऑप्शन सी, हाईएस्ट pKa मीन्स मोस्ट बेसिक। हाँ, नेक्स्ट सवाल में हमारा एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखना है ग्रुप का नेचर देख लेना है। तो ये हमारा -M ग्रुप है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। ये हमारा -I ओवरऑल लगाता है, ये थोड़ा सा हमारा +M लगा देगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर हमारा ये हमारा +H ग्रुप लगाएगा, फिर हमारा आ जाएगा सेकेंड, और लास्ट में हमारा +M वाला फोर्थ हो जाएगा, अरे थर्ड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक -M ग्रुप, फिर उसके बाद -I ग्रुप। ये फर्स्ट वाला -M है, फोर्थ वाला -I लगा रहा है, सेकंड वाला +H लगा रहा है और थर्ड वाला +M लगा रहा है। इस हिसाब से हो गया ऑर्डर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अगर इसमें पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सबको रिड्यूस कर देगा। अब NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 बाकी बस केवल क्या करेगा, किसी पर अटैक उतना कर नहीं पाएगा, उतना वो उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए, LiLH4 होता है तो ये अल्कोहल बना सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता। वो भी उसको CHO को अल्कोहल बना देगा, बाकी स्टेरो और एसिड को कुछ उतना फ़र्क डालेगा नहीं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गया। अब इन दोनों ऑप्शन की बात करते हैं। तो B2H6 तो एसिड को अल्कोहल में बदल देगा, मतलब B2H6 अगर मैं यहाँ ऐड कर दिया तो दोनों, तो यहाँ से ये हमारा CO2 ET रहने दो, और ये इसमें बदल गया, CH2OH में बदल गया, और यहाँ पर CN है ही। अब अगर मैं डाइबल H ऐड करता हूँ तो 2 प्रॉब्लम हो जाएगा। डाइबल H हाइड्रोलाइसिस करता हूँ और यहाँ SnCl2 HCl और हाइड्रोलाइसिस करता हूँ। तो डाइबल H क्या करता है, डाइबल H अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डाइबल H CN को तो एल्डिहाइड में बदलेगा ही बदलेगा, और इसको भी एल्डिहाइड में बदल देगा, स्टेरो को भी एल्डिहाइड में बदल देगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ध्यान दो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दोनों को एल्डिहाइड नहीं, एक को हमें एक को इसमें बदलना है। तो वो SnCl2 अच्छे से काम कर पाएगा। SnCl2 क्या करेगा, इसको तो CH2OH में रहने देगा, ये इसको स्टेरो को हमारे एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और CN को हमारे CHO में बदल देगा। तो ये फ़ायदा है हमारा करने का, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट में मिल भी जाएगा। और 1 3 5 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। तो इन दोनों में से दोनों हो सकते थे, लेकिन ये क्या करेगा, इसको भी एल्डिहाइड में, डाइबल H स्टेरो को भी एल्डिहाइड में बदल देता है। बल्कि SnCl2 HCl क्या करेगा, बस इसको बदलेगा इसमें, और हाइड्रोलाइज करने के बाद में एसिड स्टर अल्कोहल एसिड में बदल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा बोवे-वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन इन मोल्स। तो बोवे-वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है कि ईस्टर होता है, RCOR टाइप का ईस्टर होगा, और इसके साथ सोडियम मेटल और इथेनॉल रिएक्ट करते हैं, और हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो हमारा डिजायर्ड अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। ये बस सिंपली हमारे पास OH आ जाएगा, R इस तरह से आ जाएगा। तो ये रिडक्शन ऑफ ईस्टर विथ सोडियम एंड इथेनॉल से अल्कोहल बन जाएगा। ईस्टर से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो ये हमारा होता है बोवे-वॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा सिंपली सेंडमेयर रिएक्शन का क्वेश्चन है। Na2HCl सबसे पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, N2+Cl-, और फिर उसके बाद Cu2Cl2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट HCl2H5SO2Cl से हम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। DNA में क्या होता है, DNA की अगर बात करें तो DNA में क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। एडेनिन,
साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन, और वही हमारा यूरासिल आ जाएगा वहाँ पर आरएनए में। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन ये क्विनोलिन नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग को माइंड में रखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू।